हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। हमने कल एक थ्योरी पढ़ी थी, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो थ्योरी आपके सिलेबस में है क्लास 12th के लिए, इट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो अरेंजमेंट है, जो उनकी ज्योमेट्री है, उसके बारे में ये थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, it was given by Hettler and London in 1927। जो इससे पहले थ्योरी थी वो थी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी थी, उसने कोबाल्ट का जो कम्प्लेक्सेस था, कोबाल्ट का, क्लोरीन और एमोनिया के जो कम्प्लेक्सेस थे, उसकी बेस पे अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। नाउ इट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट वाज गिवन बाय हेटलर एंड लंडन इन 1927 and modified for coordination compounds by Pauling and Slater in 1931। मतलब इसमें चार आपके ये साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, हेटलर, लंडन, पॉलिंग और स्लाटर। हेटलर लंडन ने 1927 में और पॉलिंग स्लाटर ने 1931 में। हेटलर एंड लंडन ने 1927 में ये जनरल एक थ्योरी दे दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेनली जो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। और इसी थ्योरी को पॉलिंग एंड स्लाटर ने किसके लिए 1931 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए भी एक्सटेंड कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। तो दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंट्रोडक्शन। अब कुछ इसके पॉइंट्स हैं। क्या बोल रहा है इसमें ये वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस मतलब आपको पता है, वैलेंसी, वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो एटम के बाहर जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है उसको आप वैलेंस शेल बोलते हैं। और उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी बेस पे आप उसकी वैलेंसी निकालते हैं, गेनिंग कैपेसिटी या लूज करने की कैपेसिटी, जिसको आप वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंस शेल, बाहर वाला शेल, कहता है कि जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो उसमें कौन सा शेल इन्वॉल्व होता है? वैलेंस वाला, बाहर वाला शेल। अंदर वाले शेल्स उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, बाहर वाले शेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं। उसी के बीच में बॉन्डिंग बनती, उसी के इंटरेक्शन से बॉन्डिंग बनती। ये भी कुछ उसी टाइप की थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोल रहा है इसमें, क्या क्या पॉइंट्स है आपके? द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में हमने देखा एक कम्प्लेक्स आयन होता है और उसके बाहर से काउंटर आयन होता है। अब वो काउंटर आयन जो है वो कैटाइन भी हो सकता है, इस टाइप का, जैसे के पॉजिटिव मेटल अंदर होगा और लिगेंड आपके अंदर होंगे कम्प्लेक्स आयन में, या कम्प्लेक्स आयन ही होगा अंदर, Ml6 ऐसा कुछ होगा, और काउंटर आयन बाहर होगा, वो एनाइन भी हो सकता है। तो चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं। तो बात हो रही है इस कम्प्लेक्स की, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये तो आयनाइजेबल होता है, चाहे ये काउंटर आयन एनाइन हो या ये कैटाइन हो, ये आपका आयनाइजेबल होता है। इसका जो इसके स्ट्रक्चर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जो ब्रैकेट के बाहर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चीज़ है, उसका इसके स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर सिर्फ डिपेंड करता है लिगेंड्स के अरेंजमेंट में। तो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कब बनता है? जब बॉन्डिंग होती है सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के बीच में। मेटल और लिगेंड ही इसमें मेनली इन्वॉल्व हैं, इसके स्ट्रक्चर में, इसके बनने में। जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो आपका एक कंप्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स। फर्स्ट इसका ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? The bond between the metal and the ligand is of covalent coordinate type। मेटल और लीगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट टाइप का है। देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो आपको पता है सिंपल डोनेशन से बनता है, और कोवलेंट बॉन्ड किससे बनता है? ओवरलैप से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसका कहने का मतलब है कि जो मेटल है उसका जो सबसे बाहर वाला शल है, एटम के बाहर जो आपका वैलेंस शल है, और लीगेंड का जो वैलेंस शल है, उन शल्स की ओवरलैपिंग से आपका बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा ओवरलैपिंग ही होती है। जैसे मान लो एक एटम है, जैसे मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच में,
तो हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस है और सबसे बाहर वाला एक वैलेंस शेल है। उसी तरह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और बाहर, तो ये ओवरलैप हो जाएंगे। जब ये ओवरलैप करेंगे आपके वैलेंस शेल, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो पहला इसका यही है कि ये आपका मेटल और लिगेंड के वैलेंस शेल से उनके बीच में बॉन्ड बनता है। और दूसरा ये पॉइंट ये बोल रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट टाइप का है, मतलब ओवरलैपिंग से भी बनता है और डोनेशन होती है सिर्फ लिगेंड्स में। डोनेशन सिर्फ लिगेंड की होती है, वो डोनेट करता है मेटल को। तो कोवलेंट कोऑर्डिनेट दोनों टाइप का ये बॉन्ड है। इट इज फाउंड बाय ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एंड द लिगेंड्स। जब मेटल और लिगेंड के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तब जाके ये बॉन्ड आपका बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट टाइप का। कोऑर्डिनेट तो ये है ही, क्योंकि लिगेंड के पास लोन पेयर है, वो मेटल को दे रहा है, बल्कि साथ साथ में ये इसके जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट भी है और ये कोवलेंट टाइप का भी बॉन्ड है। दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज द मेटल ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स and that of ligand is the orbital containing at least lone pair of electrons। अभी आपने बोला कि मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड के ऑर्बिटल के ओवरलैप से ये बॉन्ड बनेगा। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि मेटल का ऑर्बिटल, मेटल ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल्स। लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, वो उसने मेटल को देने हैं, तो जो मेटल का ऑर्बिटल है वो एम्प्टी होना चाहिए। हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी होना चाहिए। मेटल का ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए ताकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले सके। एम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए, उसमें जगह होनी चाहिए। फिल्ड अगर होगा, अगर मेटल का ऑर्बिटल फिल्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा लिगेंड से, इसलिए ये एम्प्टी होना चाहिए। उसमें जगह होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करने की। किसके? मेटल के ऑर्बिटल की बात हो रही है। और दूसरा होना चाहिए हाइब्रिडाइज्ड। अब हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, हमने पहले भी पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि कोई भी जो आपका, मान लो ये आपका एटम है, किसी दूसरे एटम से कंबाइन होने से पहले इसके जो अपने ऑर्बिटल हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते। मान लो ये कार्बन है, इसके कुछ अपने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, कुछ मिक्स होके कुछ प्रॉपर नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर शेप होती। इस कार्बन के बाहर जो इसके अपने ही ऑर्बिटल हैं, मान लो इसमें 2 ऑर्बिटल हैं, तो ये मिक्स हो जाते हैं। इस मिक्सिंग को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इसके कुछ और 2 तरह के नए ऑर्बिटल बन जाते हैं, कुछ अलग जिसकी शेप होती, तो इनको आप बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और होने चाहिए ये एम्प्टी। मेटल के ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो मेटल के में भी जो अपने ऑर्बिटल हैं वो कुछ इंटरमिक्स हो जाते हैं और हाइब्रिडाइज हो जाते हैं और एक प्रॉपरली किसी शेप में आ जाते हैं, या तो ट्रायंगल की शेप में आ जाएंगे। अगर मान लो 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो वो लीनियर शेप में आ जाते हैं, एक सेंटर में मेटल, एक इधर एक इधर। अगर 3 हैं तो वो ट्रायंगल की शेप में आ जाते हैं, ऐसे ये शेप आ जाती है ट्रायंगल की। 4 हैं तो वो स्क्वायर प्लेनर भी जा सकते हैं, या आपके जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में भी जा सकते हैं। तो वो हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए और दूसरा एम्प्टी होने चाहिए। मेटल की बात हो रही, तो बात हो गई मेटल की। लिगेंड्स में क्या होना चाहिए, जो लिगेंड का ऑर्बिटल है, जो जिस लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, उसमें क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल कंटेनिंग एटलीस्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल के लिए कुछ उतना खास होना नहीं चाहिए कि वो हाइब्रिड होना चाहिए या उसकी कोई प्रॉपर शेप होनी चाहिए, सिर्फ उसमें इतना होना चाहिए कि वो उसमें एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए वो दे सके। मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन दे सके, उसमें कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लिगेंड का जो बाहर वाला ऑर्बिटल है। अब ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल मेटल का है
और ये जो लिगेंड का लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे, क्योंकि ये भी इसका वैलेंस शेल है, ये भी इसका सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल है, इसलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। तो ओवरलैपिंग से आपका क्या बनेगा? कंप्लेक्स बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंप्लेक्स। Sometimes d orbital involved is n-1 d orbital and the complexes are called inner orbital complexes. But sometimes outer nd orbital is involved and the complex is called outer orbital complexes. क्या मतलब है इसका? जब मेटल है उसमें आपको पता है s ऑर्बिटल भी होता है, उसमें p ऑर्बिटल भी होगा, d ऑर्बिटल भी होगा, f भी होगा, ठीक है। उसके बाद वो रिपीट भी होते हैं, d f, ठीक है, रिपीट भी होते हैं। कभी कभी जैसे मान लो ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल अंदर वाला है, ये न्यूक्लियस है, ये अंदर का d ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। तो कभी कभी d ऑर्बिटल अंदर वाला भी इन्वॉल्व होता है, अंदर वाला d ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को आप बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। बट समटाइम्स आउटर एंड डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व, कभी कभी बाहर का, मतलब s ऑर्बिटल अंदर होगा, p ऑर्बिटल अंदर का, d ऑर्बिटल बाहर वाला होगा, वो इन्वॉल्व होगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन में या इसकी जो है बॉन्डिंग में। तो उस तरह के कॉम्प्लेक्स को आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये कंसेप्ट है। Magnetic properties of the complexes can be explained on the basis of presence of unpaired electrons. अब जब सब कुछ हो गया, जो आपके ये मेटल था, इसमें कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल थे, ये लिगेंड था, इसमें कुछ लोन पेयर था, बन गए, ओवरलैप हो गए, बन गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? क्योंकि ऑर्बिटल में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर ये पेयर्ड हैं तो कोई बात नहीं, इसका स्पिन भी कैंसिल हो जाएगा, स्पिन भी ज़ीरो हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक का स्पिन अपवर्ड होता है, एक का स्पिन डाउनवर्ड होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितने अनपेयर्ड होंगे उसी तरह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आएगी। तो ये हो गया आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स। अप्लाई करते हैं इसको कुछ कॉम्प्लेक्सेस पे। देखो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है FeCN6 4 नेगेटिव। इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लेके अब कुछ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। FeCN6 4 नेगेटिव। आयरन 26 है इसका एटॉमिक नंबर, 26। अब अंदर के हम नहीं देखेंगे, हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसकी है, इट इज़ 3d4 7 4s2। 3d में 7 हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके, 4p खाली। ये हमने जब डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था उसमें हमने सारे ये कॉन्फ़िगरेशन हर एक की हुई है। तो 26 है इसका एटॉमिक नंबर, 3d7 4s2। अब हो क्या गया इसमें, यहाँ पे हम पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। आयरन आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आयरन को हमने x मान लिया, +6, Cn का होता है -1, फॉर्मल चार्ज जो होता है इसका -4, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर चार्ज होता है इसके बराबर हम करते हैं। निकाला था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, x - 6 = -4, x = -4 + 6, तो x आ गया +2 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब वो +2 ऑक्सीडेशन, देखो 4s था, अब वो 4s खाली दिखाया हुआ है, इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। ये तो आइसोलेटेड एटम था आयरन का, ये अब जब कम्प्लेक्स जा रहा है तो उसके बनने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s से चले गए, पीछे रह गया 3d, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6।
इसमें आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर 26 है। इस डायग्राम में थोड़ा सा ये गलती इन्होंने की हुई है, 3d6 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 4s2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, 7 नहीं 6 ही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 4s2। तो जब ये 2 प्लस हो जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यहाँ पे 3d6 ही रहते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। अभी पहले लिगेंड्स के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमने बोला एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होने चाहिए मेटल में, तो अभी मेटल की ही बात हो रही है। ये आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कुछ ऐसा दिखता है। अब ये हाइब्रिडाइज करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, देखो पहले ये आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो जैसे ही मेटल के बाहर लीगेंड का इफेक्ट आने लगता है, लीगेंड अप्रोच करने लगते हैं मेटल को, जो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो ये पेड होने शुरू हो जाते हैं। अब डिपेंड करता है लीगेंड्स पे भी, बट मोस्टली केसेस में क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी ये अनपेड हैं, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो जाएंगे 3 में। आप समझ रहे हैं, ये 2 थे और ये 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये आपका ये वाला इसमें आ गया और ये वाला इसमें आ गया, तो ये 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये 2 जो रह गए वो खाली हो गए, ये खाली ऑर्बिटल हो गए डी के। ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, ये भी खाली है और ये 3 भी खाली है। अब इसमें लिगेंड्स कितने हैं, 6, सी एन कितने हैं, 6 हैं, 6 लिगेंड हैं, तो 6 लिगेंड आपके 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। लिगेंड, हर लिगेंड में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हर लिगेंड मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2, तो सी एन कितने हैं, 6, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12, कितने देंगे, 12, तो हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2, इसका मतलब 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए ताकि 12 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 6 ऑर्बिटल्स आपने अरेंज करने हैं खाली। तो 6 ऑर्बिटल कैसे होंगे, देखो 2 आ गए डी के, फिर 4s का एक और p के 3, 3d 4s और 4p। 3d के जो 3 ऑर्बिटल हैं वो तो फील्ड हैं, तो जो 2 खाली हो गए वो 2 रह गए, हो गया d2, फिर s, पहले ही 2 पॉजिटिव है तो वो निकल चुके हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें से s भी खाली और भी आपका खाली, तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी d2sp3। ये जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है बनेगी d2sp3। अब आपके पास 6 अवेलेबल ये ऑर्बिटल्स हो गए, 2 3 4 5 6, तो इन 6 में आप 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6 साइनाइड, जो हर साइनाइड से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इन खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो ये आपका कुछ इस तरह का अरेंज हो जाएगा। ये 6 के 6, ये 12 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो साइनाइड से आए हैं, तो इस तरह से इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये लिगेंड है तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल ही होता है। जब 6 लिगेंड किसी मेटल के साथ जुड़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रल शेप ही होगी। और अगर बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो इसमें तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 0 होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा सबस्टेंस। ये सबस्टेंस क्या होगा, डायामैग्नेटिक। देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, NiCl4 2 नेगेटिव। सेम अब वही रूल हम अप्लाई करेंगे। निकल, इसका एटॉमिक नंबर 28, (3d8 4s2) इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8 4s2। तो यहाँ पे लिखा है Ni 2 पॉजिटिव की, अगर हम निकल की देखेंगे तो ये है 3d8 और 4s2 आइसोलेटेड एटम की। फिर जब ये निकल Ni
इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस क्लोरीन -1, क्लोरीन का चार्ज होता है आपका -1 इज इक्वल टू -2। तो फिर वही x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 4, तो +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई निकल की। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई? +2। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको पता है 3d8 और 4s2 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकल की, एटम की। तो अब क्या, जब ये 2 पॉजिटिव फॉर्म में आएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 4s खाली रह जाएगा। तो पीछे 3d में 8 दिख रहे होंगे आपको, 2, 6, 7 और 8, 3d8 और 4s। जो पहले 4s2 था, अब निकल 2 पॉजिटिव हो गया तो 4s खाली हो गया। ठीक। अब देखो, अब ये क्लोराइड जब ये आपके लिगेंड्स आएंगे तो ये अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ये पेयर हो जाएंगे 4। एक इसमें से खाली हो गया। ठीक है, एक इसमें से खाली हो गया। आप इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पे एक खाली है और ये वाला भी इसको आपने इन्होंने मिक्स कर दिया है। ये 4s भी एक खाली है और pk3 आप इसको जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बनाएंगे, ऐसे ही सेम रखेंगे आप, ये मिक्स नहीं कर देंगे आप इसको। इसको आप कुछ इस टाइप का बना देंगे। ये खाली रखेंगे, 4s को भी ऐसे ही रखेंगे, 4p को भी आप ऐसे ही रखेंगे। अब 4 हैं लिगेंड्स, तो आपको 4 चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो एक ये आ गया, 2, 3 और 4, 4 ही लेंगे आप, एक p वाला छोड़ देंगे, 4 ही लेंगे। तो d, एक तो d आ गया 3d वाला, dsp2 जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी dsp2, एक p वाला छोड़ देंगे आप, dsp2। तो 4 हैं ये। अब क्या है, ये 4 फील्ड और इन चारों को आप कंबाइनली लिखा हुआ है dsp2। अब 4 जो क्लोरीन है, हर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 क्लोरीन कितने देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए dsp2 वाले उसमें फिल हो गए। देखो 2-2 करके 4 भर गए इसमें, ये p वाला जो रह गया था वो खाली रह गया, साइनाइड क्लोरीन। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स आपका बन जाएगा। COF6 3 नेगेटिव, सेम। कोबाल्ट जो है 27 है इसकी, जो एटॉमिक नंबर है इसका 27 है। 3d7 4s2 जो इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d7 4s2। अब जब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो देखेंगे कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ से? 2 जाएंगे 4s से और 1 जाएगा 3d से। तो 3d में कितने रह जाएंगे? 3d6 देख रहे हैं आपको, 2, 3, 4, 5 और 6, 3d6 ही रह जाएगा और 4s भी जो है वो खाली हो जाएगा, 4s खाली हो जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉजिटिव। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात है। हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं हम लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो आपको ऑर्बिटल कितने चाहिए? एम्प्टी 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 कौन कौन से? अब इसमें देखो एक यहाँ पे केस लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे इन्होंने ओवरलैपिंग नहीं करवाई, ओवरलैपिंग नहीं करवाई इनकी, नहीं तो ये यहाँ आ सकता था, ये यहाँ आ सकता था, पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। इन्होंने नहीं किया, ऐसा क्यों हम करते हैं? क्योंकि ये जो ओवरलैपिंग है ये डिपेंड करती है लिगेंड्स के नेचर पे। मेटल के बाहर अगर कुछ लिगेंड्स क्या होते हैं जिनको आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, किसी को बोलते हैं वीक लिगेंड। जैसे साइनाइड अभी तक देखा आपने, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था।
ये जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, ये वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाता इनकी। जब ये आएगा बाहर से तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ये नहीं करवाएगा। जो 3d6 था वो वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये इधर आएगा या इधर आ जाएगा, तो इसकी पेयरिंग नहीं करवाता है। तो ये तो हाइब्रिड में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसके लिए एम्प्टी चाहिए। तो उसमें कौन से इन्वॉल्व होंगे? sp3 और d2, क्योंकि हमें 6 ही चाहिए, 6 ही चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d2। कौन सी? sp3d2। अब 6 बने तो ये जो फ्लोराइड आपके 12 इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो इस 6 में चले जाएंगे। अब d2 तो हो गया, 4d 5 थे, 2 इधर लग गए, तो 3 पीछे बाकी रह गए। अब वो क्या इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का क्या आपका वो था? देखो, इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ वो अंदर वाला था, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें भी अंदर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, dsp2 में अंदर वाला, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसमें जो है वो बाहर वाला इन्वॉल्व हुआ, 4d। अंदर वाला नहीं इन्वॉल्व हुआ, 3d नहीं इन्वॉल्व हुआ, 4d इन्वॉल्व हुआ, बाहर वाला। इसलिए दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर इसकी बात करेंगे इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। इसमें मैग्नेटिक नेचर होगा कुछ, जीरो नहीं होगा। इसकी बात करते हैं कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। सेम केस, कोबाल्ट ले लेंगे, 27 इसका एटॉमिक नंबर है। 3d 3d7 4s2, 3d7 4s2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है तो CO2 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब 2 4s से जाएंगे, 1 3d से जाएगा, ये रह जाएगा 3d6 और 4s खाली हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो है 6 अमोनिया है, 6 आपको ऑर्बिटल चाहिए खाली। अब अमोनिया भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इनकी पेयरिंग करवा देता है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, आप ये पूरे 5 ऑर्बिटल ऐसे बनाएं। और जब पेयरिंग हो जाएगी इनकी, देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर और ये वाला इधर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो 3d के 2 ऑर्बिटल खाली रह गए आपके पास। ns का एक और nd के 5। चाहे इसको अलग से बना दें, कोई मिक्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। ये nd के 5 अलग से हैं, ये आपके 3d के हो गए, ये आपका 4s हो गया, 4s का एक खाली था वही आ गया, और ये 4d के 5 है, ये 5 मैंने बनाए। आपको चाहिए टोटल 6, तो 2 आप इसके लेंगे, एक 4s का लेंगे, हो गए 3, और 2 आप लेंगे किसके? सॉरी, दिस नॉट 4d, दिस इज 4p, इसके लेंगे। तो आपका बनेगा 3d के 2, 4s का एक और 4p के 2। 4p में 3 ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये आपका बनेगा sd2, जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी बन गई वो बनी d2sp
2 नहीं 3, क्योंकि 6 ऑर्बिटल आपने चाहिए, आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 अमोनिया है, 6 ऑर्बिटल चाहिए, तो 2 आ गए 3D के, एक आ गया इसका हो गए 3 और 3 आ गए 4p के। दिस इज D2sp3, तब जाके ये 6 हो जाएंगे आपके। और ये इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। अब इन 6 ऑर्बिटल में क्या आएंगे, 6 अमोनिया से 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका इस तरह का कम्प्लेक्स बन गया। FeCO5 इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स एंड डायमैग्नेटिक। FeCO5 आयरन में फिर वही 3D 1 2 3 4 5 6 3D6 4s2 3D6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। जब ये FeCO5 बनाता है तो ये FeCO5 में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 हो जाती है, किसकी, आयरन की, क्योंकि ये कोई एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स है। कोबाल्ट ये कार्बोनाइल CO न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब इस पे चार्ज नहीं है तो आयरन पे कोई चार्ज होता नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है आयरन की। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, जैसे हैं वैसे ही, तो 3D6 4s2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, इसके कोबाल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवाएगा। जब ये इसको अप्रोच करेगा तो इसके जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं, एक इधर, एक आपका सॉरी यहाँ पे नहीं, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया वो यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 4 इसके फील्ड हो गए। अब ये सारे यहाँ गए तो ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, और ये भी 3 खाली है। आपको चाहिए टोटल 5। टोटल कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको, 5, क्योंकि CO5 है ना, तो 5 लिगेंड्स ने आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन देने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 5 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो खाली मिल रहे हैं आपको। ये 4s से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये 4s खाली हो गया, और ये वाला भी इधर आ गया, तो एक ये वाला खाली मिल रहा है आपको, एक 4s वाला खाली मिल रहा है, हो गए 2, और 4p वाले खाली मिल रहे हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनेगी DsP3 एक इसका, एक S और 3p, और इधर से जो आपके 5 इलेक्ट्रॉन आए कार्बोनाइल से, वो यहाँ पे एडजस्ट होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। और क्या है, ये इनर ऑर्बिटल है और डायमैग्नेट। इनर ऑर्बिटल तो है ही क्योंकि अंदर वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है, इसलिए इट इज ऑल्सो डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी कुछ कंपाउंड्स पे। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशंस की बात करेंगे। आपने पढ़ा सब कुछ, इस थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, फायदे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई भी होती है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम मेटल इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी सेम मेटल, मान लो मैं अगर बात करता हूँ कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट ही अगर कोई लीगेंड आप यूज करेंगे तो कभी कभी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। मान लो कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कभी कभी वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और कोबाल्ट ही +3 में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना लेता है। तो कभी कभी अंदर का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, कभी कभी बाहर का d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में वो नहीं बता पाए। inner and outer orbital complexes of the same metal in the same oxidation state. Magnetic behavior as calculated by this theory is misleading. जो मैग्नेटिक बिहेवियर हमने कैलकुलेट किया कि मान लो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो इतना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इतना मैग्नेटिक, जो हमने कैलकुलेट किया और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो काफ़ी अलग अलग होती थी। किसी कम्प्लेक्स में मान लो कोबाल्ट में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन में हमने, आपको पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं उसका फार्मूला यूज़ करके 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो उतना निकाल लिया, बोर मैग्नेटॉन में निकाल लिया।
बट हम आगे क्या देखेंगे, जो आपने एक्सपेरिमेंटल किया वो नहीं, मिसलीडिंग अलग है। कुड नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कम्प्लेक्सेस एंड अदर स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। कलर के बारे में कोई बात नहीं, कोई किसी का कलर येलो है, किसी का कलर ब्लू है, किसी का कलर आपका रेड है, अलग अलग कम्प्लेक्सेस का कलर अलग अलग है। क्यों कलर अलग है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कम्प्लेक्स, वाई दीज कम्प्लेक्स आर स्टेबल, स्टेबल क्यों है, कोई उसमें उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डू नॉट कोइंसाइड विद द कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक बिहेवियर जो है बाय दिस थ्योरी इज मिसलीडिंग। इसमें कभी कभी कोई कम्प्लेक्स जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डायमैग्नेटिक होगा, मगर वो निकलता है पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि जो आप कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसमें काफ़ी फ़र्क है, वो मैच नहीं करते। ठीक है, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कल हम जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।